हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज जो मैं जीएस एनालिसिस करवाने वाला हूं वो द पुंडित्स का लाइव मॉक 12 है। मैं आशा करता हूं कि आपने ये मॉक अब तक लगा लिया होगा। तो शुरू करते हैं अब इसका एनालिसिस। अच्छा, एक और चीज़ है, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, थोड़ा वॉइस का इशू हो सकता है, तो एडजस्ट कर लेना। पर एनालिसिस जबरदस्त रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डैश द रूल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात कर रहा है कि कब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो रूल है वो अबॉलिश कर दिया था, मतलब उसकी सत्ता खत्म हो गई थी। इसको समझने से पहले हम समझते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की क्रांति, इसे ही कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था वीडी सावरकर जी ने। ठीक है, और एक और चीज है, इसको ही कहा जाता है सिपॉय म्यूटिनी। थोड़ा जो ये 1857 की लड़ाई है इसकी रूपरेखा जान लेते हैं, इसके पीछे के कॉज क्या थे। पहला कॉज था इसका पॉलिटिकल कॉज। वो क्या था? जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये था, अगर किसी राजा की अगर कोई संतान नहीं है और वो अडॉप्ट कर लेता है तो उसका राज्य हथिया लिया जाता है कि आप ऐसे किसी को भी अपना राज्य नहीं दे सकते, ये ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा, ऐसे करके। दूसरा था, एक कारण था कि बैड एडमिनिस्ट्रेशन कह के कई सारे राज्य हथियाए थे। जैसे एक बात करता हूं अवध की। अवध के राजा थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, शासक थे वहां के। ठीक है, उनका जो राज्य था उसको बैड एडमिनिस्ट्रेशन घोषित करके वो राज्य हथिया लिया था। ठीक है, इसका एक इकोनॉमिक कारण क्या था? एक कॉज इसका इकोनॉमिक था। ये बात हुई पॉलिटिकल कॉज की, अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या थे? हाई टैक्सेशन, मतलब लोगों की कमाई कुछ थी नहीं और जो टैक्स था वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, ये एक रीजन था। और दूसरा इकोनॉमिकल रीजन था, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हुआ करती थी ना, वो धीरे धीरे खत्म कर रहे थे ब्रिटिश सरकार। एक कारण इसका रिलीजियस था, एक रिलीजियस कॉज भी था। रिलीजियस कॉज क्या? जो रिलीजियस फैक्टर्स थे या जो कस्टम्स हुआ करते थे इंडियन, जो अवधारणाएं थी, जो रीतियां थी, उनमें जो है ब्रिटिश सरकार इंटरफेयर कर रही थी। जैसे सती अबॉलिशन जो हुआ था, सती प्रथा अबॉलिशन, वैसे ये ठीक हुआ था, ये एक कुरीति ही थी। पर बहुत सारे जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है उसको ये बात पसंद नहीं आई कि ये हमारे कस्टम्स है, ये हमारे रीति रिवाज है, उसमें ब्रिटिश सरकार इंटरफेयर क्यों कर रही है। ठीक है, तो एक रिलीजियस कॉज हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल कॉज हो गया। एक मिलिट्री कॉज भी है, इसे मिलिट्री कॉज कह लो या इसे इमीडिएट कॉज भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या था कि ब्रिटिश सरकार में उस टाइम ब्रिटिश मिलिट्री में एक एनफील्ड राइफल गन आई। एनफील्ड राइफल, अब इस गन की खासियत क्या थी या यही इसका ड्रॉबैक था कि इसको क्रांति का सामना करना पड़ा। जो इसकी जो बुलेट्स थी या कार्ट्रेज कह लो, उसको फायर करने से पहले मुंह से काटा जाता था, उसकी जो अपर लेयर होती है। और ऐसा कहा गया था, मतलब ऐसा था कि वो जो कार्ट्रेज थी वो बनी थी बीफ से और पोक, मतलब जो जिसमें मांस था दोनों का। और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब कि हिंदू गाय को माता मानते हैं, उसका मांस। तो इस वजह से मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। ये मंगल पांडे जी थे कौन? तो ये थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सेनानी थे, सैनिक थे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी इन्फेंट्री के थे। 34th थे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हिस्सा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ह्यूजन और बाघ दोनों को गोली मार दी थी। ठीक है, जिसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया था और इसी के बाद क्रांति शुरू हो गई थी। क्रांति कौन कौन से रीजन में हुई थी और वहां लीड कौन कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो दिल्ली में लीड कर रहे थे बख्त खान। वैसे दिल्ली में जो शासन था उस टाइम पे बहादुर शाह जफर का था, पर बहादुर शाह जफर की निगरानी में बख्त खान रियल लीडर थे। ठीक है, कानपुर में कौन लीड कर रहे थे? कानपुर में नाना साहब हो गए और तात्या टोपे हो गए। ठीक है, दोनों लीड कर रहे थे।
बिहार में कौन लीड कर रहे थे? बिहार में कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। और जो लखनऊ वाला रीजन है वहां लीड कौन कर रही थी? लखनऊ वाले रीजन में लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। एक सबसे इंपॉर्टेंट है झांसी, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते 1853 में हत्या लिया था ब्रिटिश सरकार ने। इसको लीड कौन कर रही थी? इसको लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का मुझे बचपन का नाम बताना और बताना कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है? तो दिल्ली बता दिया, कानपुर बिहार, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया। बरेली में कौन कर रहे थे? तो बरेली में थे खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान जो लीड कर रहे थे इसको। और फैजाबाद में कौन थे? फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। जहां तक है मैंने सारे बता दिए, ठीक है। अच्छा, दिल्ली का मूवमेंट किसने सप्रेस किया था? उसका नाम था जॉन निकलसन, जॉन निकलसन। और कानपुर और लखनऊ, इन दोनों रीजन में किसने किया था? कैंपबेल ने। और झांसी, झांसी का इंपॉर्टेंट है, जो झांसी को जो सप्रेस किया था, जो झांसी का मूवमेंट सप्रेस किया था, वो किया था ह्यूरोज ने। और इसी ने ही रानी लक्ष्मीबाई को बैटलफील्ड में मर्दानी कहा था। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो जब ये पूरा जो 1857 का रिवोल्ट जब दबा दिया गया, वैसे ये चिंगारी थी, इसके बाद ही काफी सारी जो क्रांतिकारी घटनाएं वो शुरू हो गई थी भारत में। ये एक तरीके से बेस तैयार कर दिया था आजादी का 1857 की रिवोल्ट ने। पर इसके तुरंत बाद एक और चीज हुई। वो क्या हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, ठीक है, ना ये ना ये ना ये, 1858। इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ एक जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसरॉय कर दिया गया, उस पोस्ट को, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना होकर वाइसराय ऑफ इंडिया थे, और वो पहले कौन थे? कैनिंग। और एक नई पोस्ट आई जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और क्या हुआ? और प्रोक्लेमेशन आया, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इस प्रोक्लेमेशन में क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि भारतीयों के साथ न्याय होगा और उनका भी ख्याल रखा जाएगा। ये सब फालतू की बातें जो कि हुई नहीं, ये सब चीजें थी। अच्छा, 1857 के साथ इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, इसका रूल खत्म हो गया और जो सीधा रूल ट्रांसफर किसको हो गया? क्राउन को। मतलब सीधे सीधे जो इंग्लैंड की सत्ता थी वो इंडिया पे कायम हो गई, ठीक है। और क्या हुआ? और जो है, जो रेशियो था ब्रिटिशर्स एंड इंडियन का, जो सेना के अंदर, मिलिट्री के अंदर जो रेशियो था वो घट गया। इंडियंस की संख्या कम कर दी गई इस पूरे 1857 की क्रांति के बाद। ये सब चीजें हुई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स एंड द वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस इन 2025 विल बी हेल्ड इन बीजिंग में हो रही है क्या? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल और वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस कहाँ होने वाली है? ना काबुल में ना यूएई, कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रिलेटेड टू गांधी सत्याग्रह ऑफ ईयर 1917? ठीक है, तो गांधी जी का सत्याग्रह 1917 वाले को कौन से प्लेस पर हुआ था, मतलब किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। अहमदाबाद है क्या, चंपारण है, खेड़ है, या बारदोली है? अहमदाबाद नहीं हो सकता। अहमदाबाद क्यों नहीं हो सकता? ये हुआ था 1918 में। अहमदाबाद में क्या हुआ था? अहमदाबाद में हुई थी मिल स्ट्राइक। ये स्ट्राइक किसके अगेंस्ट हुई? ये स्ट्राइक हुई मिल ऑनर के अगेंस्ट। किसके द्वारा हुई थी? मिल वर्कर द्वारा हुई थी। थोड़ा सा रूपरेखा बता देता हूं कि ये स्ट्राइक हुई क्यों थी, ठीक है। तो क्या हुआ था 1917 में ना, एक महामारी आई थी, एपिडेमिक आया था जिसे प्लेग कहते हैं, जिसकी वजह से 10% अहमदाबाद की जो जनता थी वो इसका शिकार हो गई थी। तो जो वर्कर्स हैं वो लोकेशन छोड़ के ना जाए, इसलिए प्लेग बोनस लेकर आई थी मिलके जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी टीम। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1918 में जब प्लेग खत्म हो गया तो इसको जो ये प्लेग बोनस है इसको खत्म करने की बात आई, तो वर्कर ने इसका विरोध किया। तो ये वर्कर्स जो थे ये अनुसुईया साराभाई के पास गए। अनुसुईया साराभाई एक सोशल वर्कर थी, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, जो मिलके जो भी ऑनर थे, उनमें से एक इनके भाई भी थे अनुसुईया साराभाई के, अंबालाल साराभाई, ठीक है।
तो अनुसुईया साराभाई गई गांधी जी के पास। अब देखो, जैसे डायरेक्ट लिंक गांधी जी का मिल ओनर के साथ था, फिर भी उन्होंने साथ वर्कर्स का दिया था, ठीक है। तो ये स्ट्राइक हुई थी, ये भूख हड़ताल हुई थी अहमदाबाद में। ये पूरी मैंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में बता दिया। बात करता हूं चंपारण। ये इसका आंसर है। जो गांधी जी का सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था, वो चंपारण में हुआ था। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है तीन कठिया सिस्टम। अब ये तीन कठिया सिस्टम होता क्या है? तीन कठिया सिस्टम में मान लो कोई पीजेंट है, उसके पास अगर 20 बीघा खेत है, तो 20 में से थर्ड मतलब 3 बीघा पर उसको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, नील की खेती। अब ये नील का ये पैसा भी उतना नहीं देते थे, और नील की खेती की वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो भी खत्म हो जाती थी। मतलब 3 बीघा खेत का उनको कुछ नहीं मिलता था। उसके खिलाफ सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। अब बात करते हैं अगले की, खेड़ा। खेड़ा का सत्याग्रह हुआ था, ये भी 1980 में हुआ था। खेड़ा के सत्याग्रह के पीछे का रीजन ये था कि सूखा पड़ने के बावजूद भी जो मजदूर थे, जो पीजेंट थे, उनसे हाई टैक्स वसूला जा रहा था। और ये बारदौली का सत्याग्रह 1928 में हुआ था। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की कोई अहम भूमिका नहीं थी, यहाँ पे भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, किसकी भूमिका थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये जो सत्याग्रह हुआ था, ये बॉम्बे वाले रीजन में हुआ था, और वहां की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसका आंसर आपको मिल गया है चंपारण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इससे काफी लर्निंग आपको मिली होगी। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन रिसेंट में ही आया था। इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, जिसमें एक चंपारण था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, और खेड़ा का सत्याग्रह था। तो इसको याद रखने का एक तरीका केक से है, इसको आप केक से याद रख सकते हो, ठीक है। सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, और के ई से खेड़ा, ठीक है। तो ये जो खेड़ा वाला है, ये 7 दिन बाद ही हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के। ये दोनों 1918 में हुए थे, और ये जो चंपारण वाला था, ये 1917 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हो। जैसे कि इसको मैं बताऊं कैसे। आप इधर देखिए, हुमायूं है, शाहजहां है, अकबर है, जहांगीर है। दीन इलाही, दीन पना, कैप्चर्ड अहमदाबाद, दीवाने आम। अब एक चीज आप जानते होंगे, इनमें से एक चीज तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि दीन इलाही है, वो अकबर ने बनाया था। ये एक सेक्ट था, ये एक धर्म था जो ब्लेंड था, हिंदुइज्म, जोरास्ट्रियम, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सबका एक ब्लेंड था, ठीक है। तो एक का तो आप आंसर आप डेफिनेटली कर सकते हैं कि एक चीज आपको पता है कि ये जो दीन इलाही है, ये अकबर ने। तो सी को फर्स्ट से, सी से फर्स्ट कौन सा है? ये दो है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो आराम से एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब अगला क्या जानते हो आप? हुमायूं जानते होगे कि हुमायूं, अच्छा ये व्हाइट पेन है, इसे रेड कर लेता हूं मैं, या पॉइंटर से ही समझाता हूं आपको, ले जाओ पॉइंटर से। हुमायूं है, हुमायूं ने दीन पनाह सिटी बनाई थी, ठीक है, स्कॉलर्स वगैरह के लिए, ठीक है। ये आप जानते हो, तो ए का 2 हो सकता है। देखो, अब ये आपको पता भी ना हो भले कि दीवाने आम किसने बनाया, या किसने अहमदनगर कैप्चर किया था, तब भी मुझे लगता है कि आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे अगर इसका ऑप्शन क्या है, हुमायूं ने ए टू बन रहा है, दीनपना सिटी बनाई, ए टू कहां पर है? ए टू, ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए थे, अब इसमें इसमें है सिर्फ, ठीक है, ए टू। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बी। ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। शुरू करता हूँ दीन इलाही। दीन इलाही मैंने बता दिया कि ये ब्लेंड है, सब जितने भी धर्म है उनका ब्लेंड है। ये कब आया था? 1582 में। किसने, कौन लेकर आया? अकबर लेकर आया था। इसको सिर्फ एक ही हिंदू था जिसने माना था इस धर्म को। वो कौन थे? वो थे बीरबल, ठीक है। जिनका रियल नेम मेरे को बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और दीन पेना सिटी का मैंने बता दिया, हुमायूं ने बनवाई थी, ठीक है। और हुमायूं से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है? हुमायूं के 3 भाई थे। एक का नाम था कामरान, दूसरे का नाम था हिंडल, तीसरे का नाम था अक्सरी। इसने जो अपना जो राज्य था इन तीनों भाइयों में बांट दिया था। यही एक मूर्खतापूर्ण इसका डिसीजन था, मतलब कि
ये जो तीनों भाई थे ये इसके साथ नहीं थे, अगेंस्ट थे हुमायूं के, मतलब वो चाहते थे कि कैसे भी करके हम विभाजन कर लें। और क्या रिलेटेड है, 1539 में एक चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं का। फिर 40 में बिलीग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था, जो हार गया था, किसके अगेंस्ट था, शेरशाह सूरी के अगेंस्ट था। और इसी की मृत्यु जो है दीनपना सिटी में जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। और हुमायूं एस्ट्रोनॉमी में बहुत विश्वास रखता था। ये हुमायूं से रिलेटेड फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं हम शाहजहां से। शाहजहां से क्या क्या रिलेटेड फैक्ट है। शाहजहां का जो टाइम पीरियड था ना, उसे हम कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, इसने क्या क्या बनवाया, इसने ताजमहल बनवाया, इसी ने ही दिल्ली का रेड फोर्ट बनवाया, और इसी रेड फोर्ट में इसने बनवाया था दीवाने आम। ठीक है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने, दीवाने आम। और क्या चीजें इसने बनवाई, इसने जामा मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, इसी ने ही पिकॉक थ्रोन बनाया था। ये कुछ शाहजहां से रिलेटेड चीजें हो गई। और जहांगीर, जहांगीर को जस्टिस के लिए जाना जाता है। इसने अपने जो राज्य, वो जो है महल, उसके बाहर एक जंजीर लगा रखी थी जिसे क्या बोला जाता था, जंजीर अदल, चेन ऑफ जस्टिस इसे ही बोलते थे, जंजीर अदल। और जहांगीर ने ही पांचवें सिख गुरु की हत्या करवाई थी जिनका नाम क्या था, अर्जन देव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपने एलिमिनेट करके कर लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की कैपिटल सिटी या राजधानी कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब महाजनपद का जो जिक्र है वो कहाँ दिया गया है और टाइम पीरियड क्या था। तो 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के आसपास ये जनपद बनी थी। ऐसी कितनी जनपद थी, ऐसी 16 जनपद का जिक्र है। किस किस में दिया गया है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के कौन से में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तीन इंपॉर्टेंट किताबें थी जिनके मैंने नाम आपको बताया था। एक का नाम था विनय पिटक, दूसरा है आपका सूत पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीन पिटक्स हैं ये। इस सूत पिटक के अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय, इसी में ही जिक्र है किसका, 16 महाजनपद का। ठीक है, ये तो बुद्धिस्ट टैक्स की बात हुई। अब एक जैन टैक्स भी था, वो कौन सा था, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, जिसमें 16 जनपद के बारे में दिया गया है, 16 महाजनपद के बारे में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट जनपद आपको बता देता हूं। ये एक लिस्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे अंग, अंग की कौन सी थी कैपिटल, अंग की थी चंपा, यही क्वेश्चन भी है। अंग से आपको याद क्या आता है, अंगराज, कर्ण, अंगराज कर्ण। ठीक है, तो अंग की कैपिटल क्या हो गई, चंपा। मगध की क्या कैपिटल है, मगध की है राजगिरा। और कहीं गिरिराज भी आता है ना, तो वो भी इसकी कैपिटल है मगध की। ठीक है, वजी, वजी की क्या है, वैशाली। मल्ल, मल्ला की पावा या कुशीनरा। काशी की कैपिटल क्या हो गई, वाराणसी। कोशाला, कोशाला की क्या है, कोशाला की है श्रवस्ती। वत्स, वत्स कौसाम्बी, वत्स कौसाम्बी ऐसे याद रख सकते हो, तो वत्स की क्या, कौसाम्बी। अवंती, अवंती की क्या है, उज्जैनी। और एक और है माहिष्मती, इन दोनों में से कोई सा भी आता है तो अवंती की क्या हो गई, उज्जैन या माहिष्मती। गांधार, गांधार कौन सा रीजन, अभी अफगानिस्तान वाला रीजन है। अवंती कहाँ, कौन से रीजन में पड़ती है, उज्जैन का एमपी वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो गांधार की क्या है, तक्षशिला। एक यूनिवर्सिटी भी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बताना तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी। खम्बोज, खम्बोज की क्या हो गई, राजपुरा। अशका या अशमाका बोल लो, ये आपका कौन सा, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वहां की थी, जहां पे सतवाना डायनेस्टी भी थी। तो इसकी कैपिटल पोटाना हो गई, या प्रतिष्ठान आ जाए, या पैठान आ जाए, या तो इनमें से कोई भी आ जाए तो ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, सुरसेना, सुरसेना मैंने इसे कैसे याद रखा है, सुरसेना एक होती है असुरसेना, एक होती है सुरसेना। सुरसेना कहाँ होगी, कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान के पास एक सेना थी जिसका नाम था अर्जुनी सेना, अर्जुनी, अर्जुनी नहीं, कुछ और था। बताना कौन सी सेना थी जिसे मांगने के लिए दुर्योधन गया था उनके पास। तो सुरसेना किसके पास होगी, अर्जुन जी के पास। और अर्जुन भगवान कहाँ, मथुरा वाले रीजन में। छेदी, छेदी सोक्तिमती। ठीक है,
पांचाल, पांचाल कौन से रीजन में? अहिछत्र या काम्पिल्य? मत्स्य, अच्छा एक और है जो इसमें नहीं लिखी है, कुरु। ठीक है, वो और बता देता हूं। कुरु कौन सा वाला? कुरु की क्या कैपिटल थी? कौरव। ऐसे याद रख लो, कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की, मत्स्य क्या? मछली। मछली कैसी होती है? व्हेल मछली बड़ी होती है, विराट, ऐसे। मत्स्य विराटनगर। और ये दोबारा से आ गया सुरसेना, तो सुरसेना मथुरा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जनपद है, इनको याद रखोगे तो वो भी याद हो जाएंगी। ठीक है, वजी दे रखी है क्या? हाँ, वजी वैशाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब आंसर करते हैं इसका हम। तो क्या अंग की श्रवस्ती है क्या? नहीं है। उज्जैनी है क्या? ये तो उसकी है, अवंती की। ये भी नहीं है। सुक्तिमती है क्या? ये भी नहीं है। इसका आंसर है चंपा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रभा अत्रे, जिनको पद्म विभूषण मिला था 2022 में, वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? घराना, ये घराना क्या होता है? घराना वर्ड जो आया है वो आया है घर से। असल में क्या होता है, एक गुरु शिष्य परंपरा होती है। हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है ना, एक तो कार्नेटिक म्यूजिक हो गया, एक हिंदू क्लासिकल म्यूजिक हो गया, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। उसमें एक परंपरा होती है गुरु शिष्य परंपरा। उसमें क्या होता है कि जो ये आर्ट है, ये जो म्यूजिकल आर्ट है, इसको गुरु जो है अपने, जो आगे वाली जनरेशन अपने शिष्यों को पास ऑन करता है, फिर वो आगे को पास ऑन होती है। तो वो जो पूरा एक तरीके से, ये एक तरीके का घर बन जाता है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि गुरु के शिष्य हो गए, तो वो अपने आप को उस घराने का हिस्सा बताता है। ठीक है, ये घराना सिस्टम है। ये जो घराना वाली परंपरा है, ये कार्नेटिक म्यूजिक में नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में है। ठीक है, तो ये अलग अलग घराने, जैसे मेवाती हो गया, आगरा हो गया, किराना घराना हो गया, इंदौर घराना हो गया, और अतरौली घराना, बनारस घराना, ये अलग अलग घराना है। ठीक है, अच्छा तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रभा अत्रे कौन से घराने से रिलेट करते हैं? पहले बात करते हैं हम मेवाती घराना। अब ये मेवाती घराना के फाउंडर कौन है? मेवाती घराने के फाउंडर थे उस्ताद। अच्छा, जो गुरु होता है ना घराना में, उसको बोलते हैं उस्ताद। उस्ताद घग्गे नजीर खान और वाहिद खान। ठीक है, ये किससे रिलेट करते हैं? ये हो गए आपके मेवाती घराने में। अच्छा, ये घराने को याद करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स तो हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे जो याद हुई थी ये घराना वाला, ये मुझे याद हुआ था मल्टीपल टाइम रिवीजन से। तो आप इसमें रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे ना, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। अब बात करते हैं हम आगरा घराना। आगरा घराना के कौन थे? उस्ताद घग्गे खुदा बख्श। ठीक है, आगरा घराना के फाउंडर कौन हो गए? उस्ताद गग्गे खुदा बख्श। और किराना घराना, किराना घराना के कौन थे? उस्ताद करीम खान। और ये जो किराना घराना है, इसके कुछ एक्सपोनेंट और बता देता हूँ, जैसे भीमसेन जोशी जी हो गए, और गंगूबाई हंगल हो गई, और प्रभा अत्रे जी। प्रभा अत्रे भी किससे रिलेट करती थी? किराना घराना से। ठीक है, इंदौर घराना, इंदौर घराना के उस्ताद थे, फाउंडर थे उस्ताद आमिर खान। ठीक है, ये घराना इसके बारे में हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो डेजर्ट जैसलमेर आ रहा है, ये तो नाम में ही आ रहा है कि राजस्थान में होगा, तो ये नहीं हो सकता। बिहू, बिहू आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये तो रट ही गया होगा, ज्यादातर आपको किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है। तो ये असम का है, ये भी नहीं हो सकता। थाईपूसम, थाईपूसम तमिलनाडु का है, ये भी नहीं है। अगर ये भी नहीं पता तो इतना तो नाम से पता चल रहा है कि ये साउथ रीजन का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट करके यही इसका आंसर है। और इसका आंसर क्या है? खजुराहो डांस फेस्टिवल। अच्छा, खजुराहो जो टेम्पल्स है, उनको किसने बनवाया था, उसका नाम बता देना। तो वो थे चंदेलास। ठीक है, अच्छा बिहू डांस फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, तो बिहू के बारे में आपको बता देता हूँ। कौन से रीजन में है ये, कहाँ मनाया जाता है? असम में।
ठीक है। ये 3 डांस फेस्टिवल है, ठीक है। एक होता है रोंगाली बिहू, इसे ही कहते हैं बोहाग बिहू, ठीक है। दूसरा हो गया काटी बिहू और इसे ही कहते हैं कोंगाली, कोंगाली बिहू भी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका भोगाली बिहू, भोगाली बिहू बोल लो या फिर माघ बिहू बोल लो, ठीक है। अब बात करें रोंगाली बिहू क्या है, ये न्यू ईयर पे मनाया जाता है। आपको पता है जो हिंदुस्तानी कैलेंडर है उसके हिसाब से न्यू ईयर कब आता है, अप्रैल में, तो ये कब मनाया जाता है, अप्रैल में। काटी बिहू ये मनाया जाता है अक्टूबर में। ये किस लिए मनाया जाता है कि प्रे की जाती है कि जो फसल है वो अच्छी हो। तो कोंगाली नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों तो देखो, रोंगाली और भोगाली ये थोड़े से वैसे नाम है, थोड़ा सा एक्साइटिंग। कोंगाली थोड़ा सा ऐसा डिप्रेसिंग सोम्बर सा है। तो इस ये जो फेस्टिवल है थोड़ा ऐसा ही है, सोम्बर होता है थोड़ा सा, कि मतलब थोड़ा सीरियस टाइप का रहता है इसका, गंभीर डांस फेस्टिवल है ये। ठीक है। तो काटी बिहू अक्टूबर में, भोगाली और माघ बिहू ये कब, जब हार्वेस्ट, जब फसल कटती है तो उस टाइम पर ये वाला फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा वाला, भोगाली या फिर माघ बिहू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स गेम्स। अच्छा, 2012 से एक और चीज याद आती है कि एक गेम है, गेम का नाम नहीं बताऊंगा, गेम का नाम आप मुझे कमेंट में करना, ठीक है। उस गेम ने, इस एथलीट ने जिसका नाम है सुशील कुमार, ठीक है, सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। एक और चीज है, इन्होंने 2008 में भी ओलंपिक में मेडल जीता था, वो लेकिन ब्रॉन्ज था। अब बताओ ये सुशील कुमार कौन से गेम से, और ये किस गेम के एथलीट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बबीता फोगाट ना साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट भी नहीं है, इसका आंसर है गीता फोगाट। और ये फर्स्ट टाइम था सिल्वर मेडल, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉटसन, नहीं वॉटसन तो नहीं है, क्यों नहीं है, तो वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या खोजा था, वॉटसन क्रिक ने खोजा था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आपस में ऐसे 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 ये जुड़ा हुआ नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से टच है, ये थोड़ा सा ऐसे टर्न्स होते हैं, इनमें अटैचमेंट ऐसे होती है, यहाँ पर ए टी जी सी ऐसे जुड़े हुए रहते हैं ये, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक है क्या, नहीं रॉबर्ट हुक तो नहीं है। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, किसकी, कॉक की जो डेड सेल होती है, जो आप जो बॉटल्स होती हैं, शैंपेन बॉटल्स होती हैं, उस पे जो कॉक होता है वो भी कॉक होता है, मतलब उसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। तो जो कॉक की डेड सेल्स है उसमें से जो सेल की डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। इन्हें फादर ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ सेल, ठीक है। और तीसरे हैं एंटनी वॉन ल्यूवन है क्या, नहीं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसकी खोज की, इन्होंने भी सेल की खोज की 1674 में, पर इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, ठीक है। तो बचा एक ही ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस की खोज की थी। इसे एक तरीके से ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द मानस बल इज द नेम ऑफ डैश इन इंडिया। तो मानस बल एक लेक है, कहां पर है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। और कहाँ है ये फ्रेश वाटर लेक, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये क्या है, लेक है, ना माउंटेन है, ना वैली है, ना प्लेटू है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटू के नाम आप बता सकते हो क्या, एक ये नीचे की तरफ डक्कन प्लेटू है, ठीक है।
इन्वर्टेड ट्रायंगल, फिर यहाँ पर मेवाड़ प्लेटू है, फिर मालवा प्लेटू आता है, फिर बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, फिर इधर है छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड वाले रीजन में, ठीक है। और माउंटेन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, माउंटेन्स 3 टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं और आपके ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं और आपके एक वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स। अच्छा, वॉल्केनिक माउंटेन से एक क्वेश्चन है जिसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी बोला जाता है, वो मेरे को आप बताना वो कौन से वॉल्केनिक माउंटेन को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, मैंने जो ज्योग्राफी की वीडियो कराई है वन शॉट, उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर है लेक। और कुछ इंपॉर्टेंट लेक की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर में 2 लेक है, एक तो डल लेक हो गई। डल लेक किसके लिए फेमस है? टूरिज्म वगैरह के लिए बहुत फेमस है, यहीं पर शिकारा बोट भी चलती है। दूसरी हो गई वुलर लेक। वुलर लेक कौन सी है? ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। कैसी है? फ्रेश वाटर लेक है। और कौन सी लेक है? और हो गई चिल्का लेक। चिल्का लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर की लेक है। कहाँ पर है ये? ब्रैकिश वाटर की लेक है। और ये है कहाँ पर? तो ये है आपका उड़ीसा वाले रीजन में, ठीक है, उड़ीसा में। और कौन सी लेक है इंपॉर्टेंट? एक इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, उसका नाम बताइए। सॉल्ट किस में? सांभर में, तो सांभर लेक हो गई, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये आपकी है राजस्थान में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, कई बार एग्जाम में आई है, जो है कंवर लेक। कन्वर लेक बोल लो या कंवर लेक बोल लो। ये आपके कौन से रीजन में है? ये है बिहार में। और ये कौन सी लेक है? ये है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसी होती है? ऑक्सबो लेक कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी, ठीक है। अब मेरे को बताना, मैंने एक बार पढ़ाया रखा है कि ये ऑक्सबो लेक बनती कैसे है, नदी के कारण बनती है, मेंडरिंग की वजह से, वो मेरे को एक बार बताना, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक हो गई। कोलेरू पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन स्टाइल टेम्पल नॉन एज गोपुरम? विमान बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, या मंडप बोलते हैं? मतलब जो दो स्टाइल है, एक तो होती है आपकी नागर स्टाइल जो मंदिरों की, ये कौन से वाले नॉर्दर्न रीजन में जो मंदिर होते हैं वो नागर स्टाइल पे बने होते हैं। एक है आपकी द्रविडियन स्टाइल, ठीक है, साउथ इंडिया में ज्यादातर मंदिर द्रविडियन शैली के मंदिर होते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा आपको ना इसके बारे में बता देता हूँ, फिर इसका आंसर करेंगे। ये मैंने 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपको। ये नागा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और ये हो गई आपकी द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। अब बात करें हम, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसका शिखर है। ये द्रविडियन स्टाइल में टॉप वाला हिस्सा ये शिखर हो गया, लेकिन ये देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा, ये और ये वाला, इसे बोला जाता है विमान। और ये जो कॉरिडोर हो गया, इसको बोलते हैं मंडप, इस वाले को। और यहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी रहती है, इसे कहते हैं गर्भगृह। ये मैं द्रविडियन वाला बता रहा हूँ। और यहाँ पर साउथ इंडिया में जो नंदी भगवान की मूर्ति बाहर रखी होती है मंदिर के, जो किसकी तरफ मुंह करते हुए? गर्भगृह की तरफ। और सबसे बाहर की तरफ एक गेट होता है, इसे क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं। ये द्रविडियन स्टाइल में। नागा स्टाइल में कैसे मंदिर होते हैं? ये देख लो, स्टेयर कैस इसे बोलते हैं, ये जो सीढ़ियां इसे बोलते हैं प्लिंथ। ऐसे ऊंचा होता है मंदिर ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो, जैसे इधर यहाँ पर इसे विमान बोला जा रहा है, इस वाले जो ये पूरा डोम शेप है, इसको बोलते हैं शिखर। और ये गर्भगृह जहाँ भगवान की मूर्ति रखी रहती है। और ये जो कॉरिडोर है, इसकी तरफ भी ऐसे छोटे छोटे मंडप्स बने हुए हैं, इन्हें मंडप्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी शैली हो गई? ये हो गई नागर शैली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर करते हैं। ये पूछ रहा है कि द्रविड़ स्टाइल टेम्पल में एंट्रेंस गेट को क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है कि? विमान तो नहीं कहा जाता। विमान तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है द्रविडियन स्टाइल में, जो डोम शेप होता है, मतलब थोड़ा डोम नहीं होता, थोड़ा ऐसे ट्रायंगल शेप मानो, डोम तो ऐसा हो गया, ठीक है, डोम शेप नहीं होता है। तो समझ गए ना मेरी भावनाओं को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भारतीय जो
नागर शैली में होते हैं उसमें शिखर बोलते हैं, और द्रविडियन में उनको विमान बोलते हैं। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये तो दोनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। मंडप है क्या? नहीं तो वो तो कॉरिडोर में जो मंडप ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर बना है उसको मंडप बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? गोपुरम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इबोनी और महोगनी ट्री फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि भारत में सबसे ज्यादा किस तरह के फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, माउंटेन है, या आपके लिटोरल और स्वयं फॉरेस्ट है? ये आप मुझे बताना, ठीक है। तो आते हैं ऑप्शन की तरफ। तो माउंटेन है क्या? माउंटेन तो नहीं है। इसमें किस तरीके के पेड़ आते हैं? ये वैसे वेस्टर्न हिमालयाज वाले रीजन में ये माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं इन्हें। तो इसके अंदर कौन से, जैसे आपका पाइन ट्री हो गया, देवदार हो गया है, ये होते हैं। इसका आंसर ये नहीं है, इबोनी महागनी तो नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्या? कि हाँ, यही इसका आंसर है। यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? इबोनी हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है भारत के अंदर? ये आपके वेस्टर्न घाट वाले रीजन जहां पर बारिश खूब अच्छे से होती है, मानसून आता है, झमाझम बारिश होती है। तो आपका वेस्टर्न घाट हो गया, और आपका अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन हो गया, वहां पर खूब बारिश होती है, वहां ये होते हैं। एवरग्रीन का मतलब ये है कि विंटर में भी इनकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, और एवरग्रीन सदाबहार रहते हैं ये। और कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, वहां पे चेरापूंजी मासिनरम, वहां खूब बारिश होती है। तो वहां भी ये पौधे, ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले। और सी, वैसे इसका आंसर है बी, सी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनकी विंटर्स में जो है पत्तियां झड़ जाती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आ जाते हैं आपके टीक का पेड़, साल, और आपके हो गए एक सैंडलवुड भी होता है। अच्छा, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, इनकी कैनोपी बहुत घनी होती है, और लंबे काफी होते हैं, काफी रिच लशी वेजिटेशन होता है इनका। अब डी बात करें तो सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। मैंग्रोव फॉरेस्ट का होते हैं, ये आपके सबसे बड़े जो सुंदरबन डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। वहां पर ये पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, और कौन से? सुंदरी ट्रीज होते हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको ये पता है कि स्टेटमेंट वाले सवाल थोड़े इजी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, या थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है हल्की फुल्की भी, तो भी आप ऐसे क्वेश्चन कर ले जाते हैं। अब ये पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये कह रही है द उड़ान स्कीम हैज कंप्लीटेड 7 years सिंस इम्प्लीमेंटेशन इन 2017। ये करेक्ट है। आपको पता होगा उड़ान स्कीम जो थी वो 2017 में आई थी, 2017 में आई थी। ये तो हम जान पाए कि फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। और इस स्कीम में क्या था? इस स्कीम में ये था जो आम आदमी है उसके लिए हवाई यात्रा थोड़ी सुगम बनाई जा सके। इसकी फुल फॉर्म ही है उड़े देश का आम नागरिक। ऐसा नहीं है कि ये अपर क्लास तक ही फिक्स हो जाए, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। ये गलत है, क्योंकि ये किसके अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है, ना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आए। अब तीसरी स्टेटमेंट दो दूसरी गलत है। ऑप्शन में देखे, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, ये कह रहा था ओनली थर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड। हमको पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका सही आंसर होगा। ये भी गलत हो जाएगा। इवन हमने जो है थर्ड जो है स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं है तब भी, और ये सही हो गई। वैसे पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम। ये सही है।
जो इम्प्लीमेंट कर रही थी वो AAI, जिसे हम क्या कहते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रही थी। और जो नोडल मिनिस्ट्री थी वो कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया। पहला डेप्यूटी पीएम कौन है, ऑप्शन देखते हैं। वीवी गिरी, नहीं ये तो प्रेसिडेंट थे, डेप्यूटी पीएम कैसे हो गए। एस राधा कृष्णा, ये तो नहीं है एस राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ना कि डेप्यूटी पीएम। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूं, जो भारत रत्न है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये पहली बार 3 फेमस पर्सनैलिटी को दिया गया था। और ये दिया पहली बार कब गया था, ये 1954 में दिया गया था। सबसे पहली बार पद्म अवार्ड 1954 में दिए थे। हाईएस्ट तो ये हो गया, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक है। भारत रत्न जो 3 पर्सनैलिटी को दिया था वो कौन कौन थे, एक तो मैंने अभी बता दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे कौन थे, वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और इन्हें ही जो उपाधि दी गई थी किसकी, राजा जी की। और तीसरे कौन थे, वो थे सीवी रमन। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था, इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और ये कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ये दिया गया था 1930 में। और ये रमन इफेक्ट इन्होंने कब दिया था, 1928 में। वो डेट क्या थी, वो डेट थी 28 फरवरी। और इस 28 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं अब हम, इसे अब मनाते हैं हम नेशनल साइंस डे, विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सी है क्या, जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी नहीं, पीएम ऑफ इंडिया थे। तो आखिरी ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अच्छा, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और वैधानिक निकाय क्या होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब अच्छे से समझ आएगा ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है और आपकी स्टैचुअरी बॉडी क्या होती है। जिन बॉडीज की पावर और उनकी फंक्शनिंग, पावर एंड फंक्शन के बारे में कहा दिया होता है, संविधान में, कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है, वो होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे किसी आर्टिकल में दिया हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 324 में। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं, आपका कैग जो सिंगल बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। ऐसे ही आपका फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में है। और आपके एनसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये कौन से आर्टिकल में है, ये आपके है आर्टिकल 338 में। और शेड्यूल ट्राइब कौन से आर्टिकल में है, ये है आपके आर्टिकल 338 ए में। और नेशनल कमीशन, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हो गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कौन से आर्टिकल में, ये आपका आर्टिकल 338 बी में। अब मुझे आप ये बता सकते हो कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये वाला कमीशन बना था, ठीक है, इसका आंसर मुझे करना। ये तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। अब ये स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती है, ये जो स्टैचुरी बॉडी होती है ये लेजिस्लेचर के द्वारा कोई एक्ट पास करके बनाई जाती है। इनके बारे में कोई आर्टिकल में नहीं दिया होता इन बॉडीज के बारे में। और क्या होता है
इनको अबॉलिश किया जा सकता है। लेजिस्लेशन, नया लेजिस्लेशन पास करो और इनको अबॉलिश कर दो, या इन्हें मॉडिफाई भी किया जा सकता है, या फिर इन्हें अमेंड भी किया जा सकता है। कुछ ऐसी बॉडीज के बारे में बताऊं तो ऐसी है एक आरबीआई बना है आपका। आरबीआई ये कौन से एक्ट से बनी है? ये बनी है आपका आरबीआई एक्ट 1934 से बनी है। और आपका सेबी हो गया, ये कौन से एक्ट से बनी है? ये बनी है सेबी एक्ट 1992 से। और कौन सा हो गया? और आपका हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये आपका कौन से एक्ट से बना है? ये बना है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जो कि कौन सा एक्ट है? 1993 का। उससे ये एनएचआरसी बना है। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पर और इसका आंसर करते हैं। एनसीएसटी है क्या? नहीं, ये तो आपका आर्टिकल में दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 338 ए में दिया हुआ है। इसका आंसर है बी, क्योंकि ये एक एक्ट से बना है। कौन से? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से। तो ये इसका आंसर हो गया बी। एनसीबीसी है क्या? ये भी नहीं है। एनसीबीसी क्यों नहीं है? क्योंकि ये आर्टिकल में दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 338 बी में इसको दिया हुआ है। एनसीएससी ये आर्टिकल 338 में है। तो ना ये है ना ये है, इसका आंसर है बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि filtration of waste products in humans happen in the kidneys. There is a small number of filtration units present inside the kidney to help them in doing this job. This filtration unit को क्या कहा जाता है? अच्छा, इसका आंसर करने से पहले मैं आपको एक्सक्रीशन समझाता हूं। एक्सक्रीशन या इसे ही हम बोलते हैं उत्सर्जन। अब ये एक्सक्रीशन होता क्या है? मान लो ये एक ह्यूमन बॉडी है। अब ये क्या है? ये पूरे दिन एक्टिविटी करता है। अब इसको एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आएगी कैसे? क्योंकि ये एनर्जी आती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ह्यूमन बॉडी में, उससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी होती है। साथ साथ में वेस्ट भी रिलीज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। अब इस वेस्ट को बाहर, बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन बोलते हैं या फिर उत्सर्जन बोलते हैं। अब जरा मैं आपको किडनी और उसकी फंक्शनिंग के बारे में भी समझा देता हूं। अब ये दो फिगर है, पहले ये समझते हैं ये क्या है। ये जो बी शेप का देख रहे हो ना, ये दोनों साइड, ये अगर इसको हम ऐसे ऊपर से काटेंगे तो ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। ये है आपकी किडनी। और ये जो पाइप्स आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं यूरेटर। ये यहां पर जहां वेस्ट इकट्ठा होता है इसे बोला जाता है ब्लैडर। और जहां से ये बॉडी से बाहर जाता है उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ये क्या है? ये दो है जहां से गंदा ब्लड आएगा और साफ होकर जाता है। ये आपकी होती है ऑर्टा और ये आपकी हो गई वेना कावा। अब यहां से क्या है, ये जो इम्प्योर ब्लड है ये आपका रिनाल आर्टरी से किडनी में आता है। और किडनी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। ये याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। अब यहां से ये अंदर आया, ये जो कैप्सूल शेप का देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वॉल्मेन कैप्सूल। और ये जो झिल्लिया झिल्लिया सी देख रहे हो इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। खैर ज्यादा डीप में नहीं जाते, थोड़ा सा बस लर्निंग के लिए ये चीजें मैं बता रहा हूं कि आपको समझ में आए। थोड़ा सा फंक्शनिंग समझा रहा हूं कि किडनी कैसे फंक्शन करती है। इम्प्योर ब्लड यहां से आता है और इतना मतलब प्रेशर तेज होता है, इतना थ्रस्ट से आता है। ये जो बाउमेन कैप्सूल है यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्टिकल है यहाँ से फिल्टर होके इधर आ जाते हैं। इन फिल्टर्ड पार्टिकल को ही बोला जाता है फिल्ट्रेट। ये गंदे पार्टिकल्स होते हैं और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो इसी में रह जाते हैं। अब ये जो फिल्ट्रेट होते हैं ये यहाँ से ऐसे ऐसे आके ऐसे जाते हैं। अब ये जो लूप सा देख रहे हो ना, इसी को ही बोला जाता है हेनले लूप। अब यहां से क्या होता है, यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, इसकी फंक्शनिंग में ना तीन चीजें होती है। पहली होती है फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन,
रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी ना बोलो, इसको बोलो रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड होती है सीक्रेशन। तो क्या होता है, जब ये जो फिल्ट्रेट होता है, जब इधर से होके यहाँ आता है हेनले लूप में, तो यहाँ से क्या रीअब्सॉर्ब हो जाता है, यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और इधर आते हुए क्या रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि आपके कैल्शियम आइंस हो गए, ये सब रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ये फिर आकर इधर से ये जो लास्ट में ये जो डक्ट है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंडक्टिंग डक्ट, यहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो वेस्ट है ये कहाँ से, यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से फिर यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। और इधर ये जो बड़े बड़े पार्टिकल इधर से आए थे, ये तो फिल्ट्रेशन हो गया और रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अभी इसमें से जो सीक्रेट होते हैं, क्या होते हैं, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये सीक्रेट हो जाते हैं किसमें, इसमें सीक्रेशन होता है इस ट्यूब में। और बाकी जो जितना भी आपका प्योर ब्लड होता है वो वापस से इधर आता है, वापस भेज दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इससे जुड़े आपको कुछ फैक्ट भी बताता हूं, जैसे कि एक दिन में जो ह्यूमन बॉडी है वो लगभग 180 लीटर तक फिल्ट्रेट बनाती है। अब क्या 180 लीटर पूरा बाहर कर देगी, इंसान बचेगा भी नहीं। क्या करती है, उसमें से 99% जो फिल्ट्रेट है वो वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है उनका। और बाकी जो है 1%, जो कि 1 से 2 लीटर होता है, वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर, जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किडनी की फंक्शनिंग और एक्सक्रीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर ए वोमेन कैप्सूल है क्या, नहीं। नेफ्रॉन, इसका आंसर है नेफ्रॉन। इसने फिल्ट्रेशन यूनिट की बात की थी, तो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। एल्विलाई नहीं हो सकता है, ये तो लंग्स में होती है ना, तो ये भी नहीं है, और ना कैपिलरीज है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वाइटामिन इज डेफिशिएंट इन मिल्क। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। इसका आंसर करने से पहले थोड़ा विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन, ये टर्म किसने दिया था, ये टर्म दिया था कॉस्मियर फंक ने। विटामिन कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके ए डी ई के, ये तो हो गए आपके फैट सॉल्युबल, और होते हैं बी और सी। एक को याद रख लो, बी सी को याद रख लो, ये आपके होते हैं वाटर सॉल्युबल। अब एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। विटामिन ए, इसका नाम क्या है वैसे, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। इसकी कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है, वही बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। इसकी कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जेरोप्थेल्मिया। आपने सुना होगा रतौंधी रात में कम दिखता है या नहीं दिखता है। ठीक है, तो अब दूसरे की बात करते हैं। विटामिन बी छोड़ो, बी का तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें काफी सारे विटामिन आते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होती है स्कर्वी, जो मसूड़े वगैरह है उनमें सूजन आ जाती है। जो सिट्रिक फ्रूट है जिनमें सिट्रस होता है, उससे आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाता है। और दूध में विटामिन सी ही नहीं होता है। ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है आपको सनलाइट से मिल जाता है, इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। अब कैल्सीफेरॉल की वजह से क्या क्या कमियां होती हैं, कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है आपका ओस्टोमलेशिया, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। और क्या होता है, रिकेट्स। नेक्स्ट बात करता हूं विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। इससे न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है और साथ साथ इनफर्टिलिटी डिजीज होती है। नेक्स्ट है विटामिन के, जिसका नाम है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से पुअर ब्लड क्लॉट होता है और ब्लीडिंग डिजीज होती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं, बी वन, जिसे कहते हैं थियामीन।
इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसकी वजह से होती है बेरी बेरी। नेक्स्ट है B2 जिसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। B3 जिसे कहते हैं नियासिन। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसकी वजह से होती है पेलाग्रा। और पेलाग्रा बीमारी के जो सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं? इन्हें 3Ds बोलते हैं। 3Ds कौन कौन से? फर्स्ट डी हो गया आपका डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब रैशेज हो जाते हैं स्किन वगैरह पे। डिमेंशिया हो गया, यादाश्त कमजोर होना। डायरिया हो गया। नेक्स्ट कौन सा हो गया? नेक्स्ट हो गया B5 जिसे पेंटेथिनोइक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया B6। B6 को कहा जाता है पायराडॉक्सिन। नेक्स्ट है B7, इसको कहते हैं बायोटीन। इसकी कमी से क्या होता है? हेयर फॉल हो गया। इसीलिए जिसको हेयर फॉल की समस्या होती है बायोटीन के कैप्सूल बायोटीन वगैरह देते हैं ना। B9 हो गया। B9 हो गया फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसकी वजह से कौन सी डिजीज, मैं उनकी बता रहा हूं जिसकी इंपॉर्टेंट है। कौन सी डिजीज होती है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और लास्ट हो गया B12। B12 होता है कोबालामाइन। कोबालामाइन। और कोबालामाइन की कमी से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया। अब वैसे यहां अगर आप देखो तो B12 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी कॉम्प्लेक्स में बी जो विटामिन बी है वो 12 होते हैं, वो होते हैं 8 में। आप देखो यहां पर मिसिंग भी है, जैसे B10 मिसिंग है, B11 मिसिंग है। ठीक है, तो 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये सब था विटामिन्स के बारे में। इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। ये स्टेटमेंट पढ़नी है और हमें ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम वॉज मेड बाय PC महालनोबिस। तो ये करेक्ट है। ये एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी, जो कब बनाई गई थी? 1949 में। उसके चेयरमैन थे ये PC महालनोबिस। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू कंप्यूट नेशनल इनकम वाज यूज्ड बाय डॉक्टर VKRV राव। ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। सी क्या बोल रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी। ये सही है। पहली बार अटेम्प्ट दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था क्या? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने ड्रीम थ्योरी की बात की थी। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा हुआ यही इसका एक आंसर हो सकता है, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। पढ़े क्या? दादा भाई नौरोजी डिवाइड द इंडियन इकोनॉमी इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये गलत है बिल्कुल स्टेटमेंट, क्योंकि ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये दादा भाई नौरोजी ने नहीं दिया था। जरा इस फ्रेमवर्क को हम समझते हैं। अब दिया हुआ है तो इसी को ही समझ लेते हैं। तो मेनली जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो कितने भागों में डिवाइड है? वो मेनली सिर्फ 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। फिलहाल ये 3 पढ़ते हैं। एडिशनली 2 और सेक्टर होते हैं जिसको कहते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर, और अगला है क्वीनरी सेक्टर। इनको भी बताऊंगा। पहले मैं आपको ये 3 सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में बताता हूं। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? प्राइमरी, P फॉर प्राइमरी, P फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। ये लाइन है क्या? प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इसका ये है कि रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करना। मान लो जैसे एग्रीकल्चर करना। एग्रीकल्चर में आप क्या करते हैं? आप किसी चीज की खेती करते हैं, या तो आप गेहूं उगाते हैं या धान उगाते हैं या कुछ भी जौ बाजरा उगाते हैं।
तो क्या होता है, उस गेहूं की फसल से जो आटा बनेगा वो एक रॉ मटेरियल हो गया। वो आगे चलकर या तो ब्रेड बने या फिर उससे बिस्किट बने, वो आगे मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। पर वो क्या है, वो असल में रॉ मटेरियल है। तो जो रॉ मटेरियल बनाया जाता है, जो प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल का, वो कौन से सेक्टर में होता है, प्राइमरी। इसमें क्या क्या आते हैं, एक तो एग्रीकल्चर ही आ गया, आपका फिशिंग हो गया, फिशिंग भी एक प्राइमरी सेक्टर में है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया प्राइमरी सेक्टर का, और माइनिंग हो गया। ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, अब ये जो रॉ मटेरियल है इसकी प्रोसेसिंग को ही कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किसकी, मान लो आपने रुई उगाई, मतलब कॉटन उगाई। अब उस कॉटन से क्या बनेगा, आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके प्रोसेस होके वो कपड़ा बनेगा। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग इस सेक्टर में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन आ जाता है, और आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब मैंने आपको बताया था ना, गेहूं बन गया। अब गेहूं से जो बिस्किट जहां बनेगा वो इंडस्ट्रीज में जाकर प्रोसेस होगा, वो फिर बाद में बिस्किट बने, ब्रेड बने, ठीक है, वो कहाँ होता है, सेकेंडरी। टर्शियरी सेक्टर, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते हैं हम सर्विस सेक्टर। इसमें क्या क्या आता है, इसमें सर्विसेज आती हैं, जैसे आपकी बैंकिंग हो गई, और आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, आपका आईटी सेक्टर हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। मतलब जो इसका जो पूरा फोकस है ना, वो इंटेंजिबल आउटपुट पर है, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर मीन सर्विसेज सेक्टर, इसे ही बोलते हैं। और इकोनॉमी के अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो टर्शियरी सेक्टर का है। लेकिन जो एनरोल होते हैं, जो सबसे ज्यादा, जो मैन पावर सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में लगती है वो है प्राइमरी सेक्टर। इसी को ही बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर को। अब आपको क्वाटनरी और क्वीनरी सेक्टर के बारे में बताता हूँ। क्वाटनरी सेक्टर में जो नॉलेज और स्किल बेस्ड सेक्टर है, वो आपका कौन सा है, क्वाटनरी सेक्टर हो गया, जिसमें साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट है उनका नॉलेज और स्किल बेस्ड होता है ना काम, तो वो इस सेक्टर में, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, ये कौन सा सेक्टर हो गया आपका, क्वाटनरी। और क्वीनरी सेक्टर होता है डिसीजन मेकिंग सेक्टर। जैसे कि आप पॉलिसीज वगैरह जो बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, उसमें क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो कौन सा सेक्टर हो गया, क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। ये आपको मैंने तीनों इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में बता दिया, तीन क्या पांच सेक्टर्स के बारे में बता दिया है। तो इसका आंसर दे दिया था मैंने, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ऑलरेडी हम ये सेक्टर्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर करना तो इजी रहेगा। फिशिंग है क्या, मैंने आपको पहले ही बताया, फिशिंग आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। जो कि प्राइमरी सेक्टर किसकी बात करता है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल की बात करता है, किससे, फ्रॉम आपका नेचुरल रिसोर्सेज से। माइनिंग आता है क्या, ये भी प्राइमरी सेक्टर है। रिफाइनरी, रिफाइनरी क्या होता है, जो तेल निकालते हैं फिर उसको रिफाइन करते हैं, उनकी जो रिफाइनरी होती है, वो तो प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये तो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ये आपके प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। तो ऑप्शन बचा ए, तो आंसर भी क्या होगा, ए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सर्विस सेक्टर में आता है, और सर्विस सेक्टर ही किसे कहते हैं, हम टर्शियरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव व्हेन दे आर इन मोशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ दीज लॉज। देखो ये मोशन की बात कर रहा है, और यहां पर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, मोशन के जो लॉज दिए थे वो किसने दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनकी पहले मोशन के ये जो लॉ है पहले इनकी बात कर लेते हैं, इधर नहीं देखते हैं, इनका आंसर बाद में करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर वो रुका हुआ है, स्टिल है, तो स्टिल रहेगा, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये फॉर्मूला डिराइव करता है।
अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कोई भी बॉडी है उसका जो एक्लेरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। मतलब जितना इस पर फोर्स लगेगा उतना ही ये एक्लेरेट करेगा, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। जितना मास ज्यादा उतना एक्लेरेशन कम, जितना एक्सलरेशन कम उतना मास ज्यादा, मतलब वाइसी वर्सा होता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको याद भी होगा। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे गन फायर, ठीक है। वापस आते हैं ऑप्शन पे। तो आंसर तो हमको पता ही लग गया, ये किसके लॉज है, न्यूटन के। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन से क्या जुड़ी है, इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने लॉ ऑफ रिलेटिविटी भी दिया था, मतलब स्पेस और टाइम के बीच में रिलेशन दिखाई थी इन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। जे जे थॉमसन ने एटम का स्ट्रक्चर दिया था और वो स्ट्रक्चर किससे रिलेट करता था, प्लम पुडिंग मॉडल। उसे प्लम पुडिंग मॉडल बोल लो या वाटरमेलन मॉडल बोल लो। उसमें क्या है, जैसे उसने बताया था कि ये पूरी बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, ये एटम है। और इसमें जो, जैसे प्लम पुडिंग में या वाटरमेलन में बीज होते हैं ना, प्लम पुडिंग में बीज नहीं होते, सॉरी, वाटरमेलन में, ऐसे ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए हैं। ये नेगेटिवली चार्ज, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन हो गए। ऐसा कहा था जे जे थॉमसन ने, जो कि ये ऑब्सोलीट मॉडल है, फिर भी इन्होंने दिया फर्स्ट टाइम। तो इसीलिए इनका भी नाम हिस्ट्री, जो इतिहास में, साइंस के इतिहास में दर्ज हो गया है। तो ये जे जे थॉमसन के बारे में था। उसके बाद वैसे रदरफोर्ड मॉडल आया और नील बोर मॉडल आया। ऑप्शन सी फाराडे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब किया है। किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो वायरस ने पूछा था, हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। तो आपके लिए क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द केमिकल नेम IUPAC ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड है क्या, नहीं, ये है NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। तो ये इसका आंसर नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही इसका आंसर है। Na सोडियम, NaHCO3, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अच्छा, एक केमिकल प्रोसेस बताता हूँ, और आपने बचपन में भी देखा होगा, थोड़ा सा समझाता हूँ उसको। जो व्हाइट वॉश होता था पहले, क्या होता था, व्हाइट कलर की खड़िया टाइप की लाते थे, लाइम होता था, CaO, फिर उसमें क्या मिलाते थे, पानी। तो आपने देखा होगा ऐसे जैसे उबल रहा होता है, पानी डाल दिया फिर भी ऐसे लगता है जैसे वो उबल रहा है। तो वो क्या बन जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे ही बोलते थे स्लेक्ड लाइम, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। और Ca को बोलते हैं क्विक लाइम। अब इससे जो है व्हाइट वॉश किया जाता था, CaOH2, OH का होल ट्वाइस। जब ये एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता था तो एनवायरनमेंट में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, CaCO3, और पानी क्या है इसका, निकल जाता था, H2O। तो ये जो CaCO3 है, इसकी वजह से आप देखते होंगे थोड़े दिन में जो सरफेस था जहां पर आपने व्हाइट वॉश किया था वो चमकने लगता था। वो किसकी वजह से, वो ही होता था कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से शाइनी सरफेस जो होता था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या कह रहा है, व्हेन ए लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट्स इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यह हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना है। तो चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं। मान लो ये वाला डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम होता क्या है, रेयरर मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम से कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाटर है,
ये एयर हो गई, ठीक है। ये थोड़ी भारी होती है, ये हल्की होती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जब डेंसर मीडियम से मतलब पानी से ये एक इंसिडेंट रे है जो इस पे पड़ रही है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे ये बाहर रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये कौन सी रे हो गई? ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये रिफ्रैक्शन हो गया। ये हल्का सा ऐसे जाना चाहिए था पर ये थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली गई। अब क्या होगा, इस एंगल को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। मान लो अब ये एंगल है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कलर से दिखाता हूं। अब ये एंगल है ये वाला, ये हो गया इंसिडेंट एंगल। ये कौन सा हो गया? इसे कैसे डिनोट करूं? इसे ई आई से डिनोट कर लेता हूं। ये हो गया इंसिडेंट एंगल। अब क्या हुआ, ये रिफ्रैक्ट करके बिल्कुल इस सरफेस के बराबर हो गया। ये सरफेस है ये पानी का, अब ये बिल्कुल ऐसा है, ये बाहर भी नहीं गया, ये सरफेस सरफेस पे हो गई। ये रिफ्रैक्ट होके एंगल कहाँ? सरफेस पे हो गया। ये एंगल जो होता है ये होता है क्रिटिकल एंगल। मतलब इससे थोड़ा सा भी अगर बढ़ाया, अब इससे रिफ्रैक्टेड, इससे सॉरी रिफ्रैक्टेड कह रहा हूं, इससे इंसिडेंट एंगल थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ना, फिर कलर चेंज करते हैं, समझते हैं। थोड़ा भी ज्यादा होगा ना, अब ये वाला एंगल है। अब क्या है, अब ये रे रिफ्रैक्ट करके अंदर ही आ जाएगी, ये डेंसर से रेयर मीडियम में नहीं जाएगा। अब ये रे वापस कहाँ आ गई? डेंसर मीडियम में ही आ गई। इसे ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये किस किस में पाया जाता है? ये आपने देखा होगा आपके घरों में, अब ऑप्टिक वायर्स डलती हैं, उसमें जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे ऐसे पास करता है और लाइट की फॉर्म में होता है और बहुत फास्ट होता है ये, ठीक है। स्टेथोस्कोप, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसका आंसर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तभी क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो 20 का आंसर है। बराबर होता है तब नहीं होगा, कम होगा तो भी नहीं होगा, और इंसिडेंट क्रिटिकल नहीं। इसका आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हु को चेयर्ड द पेरिस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट विद फ्रांस एट द ग्रैंड पैलेस? तो यूके, इटली, इंडिया, रशिया। तो इंडिया ने। इसमें हिस्सा किसने लिया था? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और फ्रांस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एनआरपी और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इनको मर्ज कर दिया था 1989 में विद डैश स्कीम। कौन सी स्कीम के साथ? तो बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी स्वरोजगार योजना। नहीं, क्योंकि ये कौन सी योजना है? ये एक अर्बन, ये शहरी योजना है। इसका नाम, दूसरा नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना, जो राजस्थान की है। जवाहर रोजगार योजना होल्ड करते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी नहीं है। ये जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनके रोजगार की बात करती है ये योजना। ऑप्शन नंबर डी, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ये तो आवास से रिलेटेड है, इंदिरा आवास योजना। तो बचा ऑप्शन बी, जवाहर रोजगार योजना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहर रोजगार योजना। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इन जून 2024 विच सिटी इन केरला वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत किसे सिटी ऑफ लिटरेचर बोला गया है? कोची ना, तिरुवनंतपुरम भी नहीं है, कन्नूर भी नहीं है, ये है कोझिकोड, ठीक है। इसका आंसर है कोझिकोड। अच्छा, आप मुझे कमेंट में यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका जवाब देना। बाकी जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही जीएस के एनालिसिस में, शानदार एनालिसिस में, जहां आपको 25 क्वेश्चन से ढेर सारी लर्निंग मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।